Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you Microeconomics, first semester, third unit for learners. स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट. कॉस्ट क्या होता है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं. स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में कब कब आया है तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ कॉस्ट एंड इट्स टाइप. लागत क्या है, इसके प्रकार क्या है. इन प्रोडक्शंस, रिसर्च, रिटेल एंड अकाउंटिंग, अ कॉस्ट इज अ वैल्यू ऑफ मनी दैट हैज़ बीन यूज्ड ऑफ टू प्रोड्यूस समथिंग or deliver a service and hence is not available for use anymore. Usually the price also includes a makeup for profit over the cost of production. अब लागत क्या होती है. जनरली कई लोग लागत प्राइस को भी कॉस्ट बोलते हैं. तो आपको बता दूं कि जो प्राइस है और कॉस्ट है उसमें डिफरेंस है, उसमें अंतर है. क्या अंतर है, काफ़ी अंतर है. क्या, चलिए देखते हैं. मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्ट बना रहा है या किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है दैट वुड बी कॉस्ट. जो भी अमाउंट खर्चा हो रहा है वो कॉस्ट होगी और उस प्रोडक्ट को वो जिस अमाउंट में मार्केट में सेल करेगा वो प्राइस होगी. अब हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट और नॉमिनल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है लाइक किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी अमाउंट, जो भी मनी खर्च हो रही है दैट वुड बी एक्सप्लिसिट कॉस्ट. या अकाउंटिंग कॉस्ट कैसे है, वो मनी जिसे बुक ऑफ अकाउंट में क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है, दैट वुड बी अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट या नॉमिनल कॉस्ट. ये फॉर्मूलेट है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू कैश आउटफ्लोज फ्रॉम द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है. इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के भी नाम से जाना जाता है. इम्प्लिसिट कॉस्ट लाइक किसी प्रोडक्शन को बनाने में कई बार क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी ही लैंड पे प्रोडक्शन कंटिन्यू करने लगता है और मान लीजिए अपने ही कंपनी में एज ए मैनेजर काम करने लगता है. जो भी पैसा वो प्रोडक्शन पे खर्च कर रहा है वो बैंक से लोन ना लेके वो अपना ही पैसा अपने प्रोडक्शन पे खर्च कर रहा है. तो हम देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है या इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे है. तो आपको बता दूं कि अगर जो लैंड उसने अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ की है अगर वो किसी और को दे देता तो उसे उसमें रेंट मिलता. अगर मनी जो उसने अपने काम में लगाई है अगर वो बैंक में डिपॉजिट कर देता तो उसको वहाँ से इंटरेस्ट मिलता. अगर वो अपनी कंपनी में जॉब ना करके वो किसी अपनी कंपनी में काम ना करके किसी और कंपनी में जॉब करता तो उसे सैलरी मिलती. तो कहीं ना कहीं वो इन तीनों चीज़ों को सेक्रीफाई कर रहा है. इंटरेस्ट जो कि उसकी मनी पे मिल रहा था, रेंट जो कि उसके लैंड पे मिल सकता था और सैलरी जो कि अदर कंपनी में जॉब करने पे उसे मिल रहा था. वो तीनों चीज़ों को सेक्रीफाई करने की वजह से इसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं. अब इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसे बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं किया जाता है. नेक्स्ट, कॉस्ट इन शॉर्ट रन. अब शॉर्ट रन का मतलब समझते हैं आप. अल्पकाल, जब अल्पकाल में हम किसी प्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर कोई प्रोड्यूसर शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन करता है तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होते हैं. परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है. और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व टेंड टू यू शेप बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अब अगर हम बात करें कॉस्ट कर्व की, लाइक यू शेप का क्यों होता है, लाइक टीसी या एमसी या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो जितने भी अगर हम बात करें कॉस्ट की तो सारे के सारे कॉस्ट यू शेप के क्यों होते हैं, क्या रीज़न है. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के एप्लीकेबल होने के कारण कॉस्ट कर्व का शेप यू आकार का होता है. और ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों होता है. आपको बता दूं कि जब कोई प्रोड्यूसर शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन करता है तो क्या होता है, मान लीजिए वो कोई भी सामान
प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करने जाता है, ऑल ऑफ सडन उसके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, तो क्या करेगा, वो घर आएगा और घर आके वो क्या करेगा, स्विच ऑन किया, प्रोडक्शन हो गया। नो, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई मिराकल नहीं है, कोई जादू नहीं है कि उसने स्विच ऑन किया, प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन करने में टाइम पीरियड मेंशन होता है, समय लगता है, और समय के अभाव के कारण क्या होता है, तो आप देखिए उसने क्या किया, समय कम है, अब मांग उसके प्रोडक्ट की मांग मार्केट में बढ़ रही है, तो उसने क्या किया, लेबर जो कि हमारी कंट्री में सडन अवेलेबल हो जाते हैं, उसने लेबर लगाया, मशीनरीज जो कि इम्पॉसिबल है, ऑल ऑफ सडन वो अरेंज नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, शॉर्ट पीरियड में लेबर लगाए, कैपिटल, मशीनरीज या अदर जो भी रिसोर्सेज थे उन्हें कांस्टेंट मान लिया, और उसने क्या किया, कुछ फैक्टर्स को वेरी किया और कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया, और इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है एक टाइम तक तो कॉस्ट कम होती है, लेकिन उसके बाद कॉस्ट बढ़ने लगती है। दैट्स वाई यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स वर्ड यूज़ हुआ है कि मीन्स जो आउटपुट होता है एक टाइम के बाद घटने लगता है और कॉस्ट बढ़ने लगती है। डायग्राम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, अब इसका भी शेप यू आकार का है, क्यों है, तो हम देखेंगे कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होता है। जब कोई प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को बनाने में एडिशनल खर्चा करता है तो वो मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानी जाती है। कैसे, इसका शेप यू शेप का क्यों होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण इसका भी शेप यू आकार का होगा। आप देख पा रहे हैं, पहले ये इसका शेप डाउनवर्ड होता है, फिर एक टाइम के बाद लोएस्ट होता है, फिर अपवर्ड होने लगता है। क्यों, क्योंकि पहले कॉस्ट बढ़ती है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, आफ्टर सम टाइम कॉस्ट भी बढ़ने लगती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत लागत कर्व। औसत लागत कर्व क्या होता है, इनका भी शेप यू आकार का है, यू शेप का है। क्यों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण, चाहे हम एमसी की बात करें, चाहे एवीसी की, चाहे एटीसी की, तो यहाँ पे सारे के सारे कॉस्ट कर्व यू शेप के ही होंगे। रीज़न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एमसी एवीसी को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और एवरेज टोटल कॉस्ट को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और कब इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करने से क्या डिसाइड होगी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि एमसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और लोएस्ट पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाएगी, वहाँ क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाएगी, उससे प्राइस डिसाइड हो जाएगी। और इसी तरह से जब एमसी एवरेज टोटल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्ट करने का एक ही पॉइंट होगा, लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने पे वहाँ से एक वर्टिकल लाइन फिर अगेन ड्रॉ करेंगे, फिर से अगेन क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी, अगेन प्राइस डिसाइड हो जाएगी, और इस तरह से प्राइस OP1 से OP2 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। अगर बात करें एवरेज की, तो आंख बंद करके आपको ये करना है कि उसमें डिवीज़न होगा। अगर बात आती है ATC, ABC और AFC की, चलिए देखते हैं कैसे। अगर एवरेज टोटल कॉस्ट को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट को अगर निकालना है तो कुल लागत को मात्रा से भाग दे देंगे तो हमारा औसत कुल लागत प्राप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, औसत परिवर्तनशील लागतों की, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मीन्स अगर हमें औसत परिवर्तनशील लागतें निकालनी है तो इसके लिए परिवर्तनशील लागतों को मात्रा से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगा। अगर हम बात करें एवरेज फिक्स कॉस्ट की, एवरेज फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मीन्स औसत स्थिर लागतों को निकालने के लिए स्थिर लागतों को मात्रा के साथ अगर डिवाइड कर दिया जाएगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। इसे हम डायग्राम से समझेंगे।
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं टीसी की, तो टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। टोटल कॉस्ट को निकालने का तरीका क्या है? टोटल कॉस्ट में हम टीवीसी को ही प्लस करते हैं और टीएफसी को, तो टीवीसी प्लस टीएफसी। जब हम टीवीसी और टीएफसी को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम देख पा रहे हैं डायग्राम में जो टीसी कर्व है वो अपवर्ड है और टीवीसी भी अपवर्ड है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण। पहले कॉस्ट घटता है, फिर एक टाइम में कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक्स एक्सेस के पैरेलल क्यों है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है। क्यों? चलिए बताते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो शेप है वो एक्स एक्सेस के पैरेलल इसलिए है कि कभी कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो कुछ लागतें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, जिनमें प्रोडक्शन के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन करने के पहले एक प्रोड्यूसर को बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट्स व्हाई टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होता है, एक्स एक्सेस के पैरेलल होता है। अब हम बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे जैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा कॉस्ट बढ़ेगी उसकी, क्योंकि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एप्लीकेबल हो रहे हैं। और जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है कॉस्ट बढ़ेगी। दैट्स व्हाई ये अपवर्ड शेप में होते हैं। अब हम बात करेंगे टीसी की। टीसी को ओरिजिन से ड्रॉ ना करके टीवीसी से क्यों ड्रॉ किया गया है? सॉरी, टीएफसी की पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। क्यों? क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इसे टीवीसी और टीएफसी को प्लस करके निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि टोटल कॉस्ट अगर निकालना है तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत स्थिर लागत क्या होती है? तो आपको बता दूं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एंड एक्स एक्सेस के पैरेलल होता है। क्यों होता है? कि यहाँ पे जो टीएफसी होती है वो कांस्टेंट होती है और जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है वो डिमिनिश होता जाता है। मीन्स जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसमें क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होता है और जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है वो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये आप देख पा रहे हैं डाउनवर्ड हो रहा है, इट मीन्स आउटपुट बढ़ता जा रहा है। और इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आयताकार अतिपरिवलय क्यों होता है? क्योंकि आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता जाता है जो एवरेज आउटपुट क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टीएफसी कांस्टेंट मानी जाती है, टीएफसी कांस्टेंट होती है। और इसमें आप देखेंगे कि जो टीएफसी है ये क्या ज़ीरो हो सकता है? तो ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो टीएफसी है वो क्या होता है? न्यूमरेटर में टीएफसी अगर होता है और टीएफसी कभी ज़ीरो नहीं होता है तो इसे एवरेज फिक्स कॉस्ट को कभी भी ज़ीरो कंसीडर नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या होता है? अगर हम बात करें दीर्घकाल की, तो दीर्घकाल में क्या होता है? टाइम बहुत होता है और इसमें क्या होता है? रिटर्न टू स्केल एप्लीकेबल होते हैं और इनका भी शेप क्या होगा? यू शेप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर्स के पास समय ही समय होता है प्रोडक्शन करने के लिए। अगर हम बात करें लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट की, तो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा? तो आपको बता दूं कि जब शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को अगर सम कर दिया जाए तो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे? चलिए हम बताते हैं। पहले SRAC है,
शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है, फिर शॉर्ट टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट सेकेंड, फिर शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट थर्ड एंड शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट फोर्थ। अब इसका मतलब क्या है, ये 4 शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर ड्रॉ किए गए हैं, प्लॉटिंग की गई है। इसका मतलब ये है कि पहले शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को और दूसरे, तीसरे, चौथे इन सभी को जब जोड़ देंगे तो हमें लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, पहले वो ए फर्म में काम करता है, फिर अगले ईयर क्या करता है, दूसरे फर्म में काम करता है, मान लीजिए यहाँ पे काम करता है SRSE, ये अगले ईयर उसने दूसरे फर्म में काम किया, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से उसने 4 सालों तक मूव किया और अलग अलग फर्मों में काम किया। अगर हमें लॉन्ग रन का निकालना है तो हम क्या करेंगे, चारों सालों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट निकल आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर 1, 2, 3, 4 सभी को सम कर दिया और हमें लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट प्राप्त हो गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो प्रोड्यूसर है वो किस पॉइंट में प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। तो आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट पे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है, OP3 है, प्राइस कॉस्ट कम आ रही है और जो आउटपुट है वो भी कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट 1 से 2 से ज़्यादा है। तो प्रोड्यूसर को ये भी देखना है कि कॉस्ट कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और इस तरह से सी पॉइंट पे प्रोड्यूसर को ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा और यहीं पे अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स स्केल। अब इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स, तो आपको बता दूं कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है LRAC की लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट का, जो पहली स्टेज होती है उसमें इकोनॉमिक्स स्केल होती है, क्योंकि उसमें जो प्रोड्यूसर है उसका कॉस्ट कम हो रहा होता है। उसके बाद डिसइकोनॉमिक्स स्केल थर्ड स्टेज होती है, जिसमें जो प्रोड्यूसर है उसका क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर का जो आउटपुट है वो घटता है और कॉस्ट बढ़ती है। दैट्स वाई जो थर्ड स्टेज होती है वो डिसइकोनॉमिक्स स्केल कहलाती है। यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट को। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है। टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर को निकालने का फॉर्मूला होता है P/Q। अब टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप टोटल रेवेन्यू को अगर हम निकालेंगे, टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगी। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो P/Q, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वहाँ पे प्रोड्यूसर को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब टोटल रेवेन्यू ग्रेटर दैन टोटल कॉस्ट होता है तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो प्रोड्यूसर उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, और ऐसी सिचुएशन में उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में जो उसका रेवेन्यू है वो लेस है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, और लास्ट में क्या होता है, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, और ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल होती है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालनी है, और इसकी ये फॉर्मूले गिवन है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये फॉर्मूले गिवन है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपके असाइनमेंट हैं इस टॉपिक के, ये आप लोगों को कंप्लीट करके इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है, jeetucitycollege@gmail.com।